तो इतने मार्क्स के जंप में जो जंप हुआ है, क्या क्या आपने अपनी प्लानिंग में, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाए? तो मैं बस ये It बोल रहा हूँ कि made a डेस्टिनी difference, right? मैं बोल रहा हूँ कि डेस्टिनी प्लेज अ ग्रेट रोल इन दिस एग्जामिनेशन। मैं लैम्प से पढ़ा हूँ, लैम्प से, लालटेन से पढ़ा हूँ। इसलिए तो मेरा बचपन का सबसे खूबसूरत टाइम होता था रामनवमी का टाइम, क्योंकि वो 10 डेज पूरे गांव में मतलब वो जनरेटर से बिजली होती थी और बहुत मज़ा आता था गांव में। उसमें जब मैं आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मेरे दोस्त बोलते थे कि यू शुड फील सो मोटिवेटेड कि तुमको अपने गांव में बिजली लाना है। इंडियन पब्लिक सिस्टम डिस्पाइट शॉर्टकमिंग्स बहुत हेल्प करती है एक सेक्शन को लाइफ को रियलाइज करने में, उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने में, जैसे मुझे मिला है। तो आई वांटेड टू पार्ट ऑफ द सिस्टम जहाँ मैं भी ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। अरे सीरियसली, अभी आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने लिस्ट पे अपना नाम देखा? देखिए, बहुत जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो शायद नए बच्चों में ज़्यादा होता है। एंड आई फेल्ट सो मेनी टाइम्स कि मेरे अंदर वो शांति वो आ गया था कि ठीक है भाई, होना है हो, नहीं होना है तो भी मैं ठीक है कुछ ना कुछ कर लूँगा। इससे पहले भी आपने पर्सनालिटी टेस्ट हाँ, दिया है? बहुत दिया है, मतलब बहुत दिया मैं इतना हाउ मेनी इंटरव्यूज यू अपीयर्ड? CAPF में मैं सिलेक्टेड हूँ, फॉरेस्ट में मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, अच्छा। CSC में मैंने इंटरव्यू दिया है। मतलब मेरे लिए वो वहाँ का इंटरव्यू का एनवायरनमेंट मेरे लिए ऐसा लगता था घर ही आया, दोबारा आ गया। और कोई ऐसा इंसिडेंट आपके इतने सारे पर्सनालिटी टेस्ट में जो आपको आज भी याद हो? जैसे मैं बैठा हुआ था, बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे। मैंने कहा कि मुकेश, सी लेफ्ट, सी राइट, सी बैक, सी फ्रंट, हाँ। व्हाट डिड यू सी? आपने एंथ्रोपोलॉजी क्यों चुना? व्हेन आई वाज इन कॉलेज, द फर्स्ट टाइम आई थॉट कि डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं। Hello everyone, welcome to the podcast. Today's podcast is about a boy from Jamui in Bihar. Just like any other aspirant, उन्होंने भी यही सपना देखा था कि मेरा नाम UPSC CAC की रैंक लिस्ट में एक दिन ज़रूर होगा. But his journey is different from the others. Because उनकी जर्नी में हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव माइंडसेट, उसका रोल बहुत ज़्यादा रहा. 12th तक उनके गांव में बिजली भी नहीं थी. एट दैट टाइम ही कंप्लीटेड हिज 12th. हिज जर्नी वॉज बिट लॉन्गर देन दी अदर्स, बट फाइनली उनका नाम इस PDF में है. He secured All India rank 465. His optional was anthropology and he has scored 299 in anthropology. So let's welcome Mukesh Baranwal, securing All India rank 465, and उन्हीं से सुनते हैं उनकी story, how his dedication, how his perseverance has paid finally, और उनकी life के struggles और challenges ने उनको कितना ज़्यादा motivate किया. So without wasting much time, let's start this conversation with Mukesh. Mukesh, first of all, congratulations to you for getting this rank, 465 it is. And finally, this journey is somewhere reaching to its destination. How are you feeling? थैंक यू सो मच मैडम, आई एम फीलिंग सो गुड दैट आई एम इन द लिस्ट। अरे सीरियसली, अभी आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने लिस्ट में अपना नाम देखा? तो मैंने खुद से अपना नाम नहीं देखा। हाँ. आई वॉज इन विलेज एंड आई न्यू दैट विद इन हाफ एन आवर रिजल्ट इज गोइंग टू बी आउट। So I was praying that please give my name in any rank. I would serve whatever service I would get, wherever I would get. And I was praying. I just kept my mobile in switched off mode. And my brother came and he told me in my village language, हो लेना है, मतलब हो गया ना. Maybe he had listened from someone else. I told him देखल नहीं है, मतलब I have not seen. तो he thought कि नहीं हुआ है. अच्छा. और मेरा रिएक्शन इस तरह से था कि मैंने नहीं देखा है. तो उनको लगा कि यार मतलब नहीं हुआ है क्या. तो फिर देन आई स्विच्ड ऑन माय मोबाइल, आई सर्च माय नेम, कंट्रोल प्लस F whatever. I saw Mukesh Barnwal. I felt so relaxed. Then I came out of room and I told him, yes, I am finally selected. So होता है ना कि इतना आराम से बोला. हाँ, एक्चुअल रिएक्शन क्या था? एक्चुअल में यही था. हाँ. कि यस आई एम सिलेक्टेड. उसमें मेरे मन में वो जगजीत सिंह का एक पोएम है, एक सॉन्ग है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र. तो वो मेरे लिए था कि मतलब क्योंकि वो देखिए बहुत जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो शायद नए बच्चों में ज़्यादा होता है. एंड आई फेल्ट सो मेनी टाइम्स कि मेरे अंदर वो शांति वो आ गया था कि ठीक है भाई, होना है हो, नहीं होना है तो भी मैं ठीक है कुछ ना कुछ कर लूँगा.
नाउ आई एम डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, मैं कहीं और अच्छा कर लूँगा। तो होने का खुशी जो था ना, वो मतलब शांति के साथ खुशी था, सुकून वाला खुशी था कि यार इतना मेहनत बेकार नहीं गया, फाइनली आई एम इन द लिस्ट। तो मेरे पापा रोने लगे, मेरे बड़े पापा रोने लगे, मेरे भाई रोने लगे, बट आई वॉश्ड माई फेस। उसके बाद मैंने थैंक गॉड कहा। उसके बाद क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ़ील करने के लिए थोड़ा सा एकांत चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग आने लगे तो फ़ील करने का टाइम नहीं मिला। जब रात हो गया तब समझ में आया कि यार इतना साल का जर्नी ख़त्म हो गया। फाइनली साई ऑफ रिलीफ। हाँ, साई ऑफ रिलीफ। मतलब वो लिस्ट में नाम आना मेरे लिए, मतलब क्या बोलूँ, आई वॉज वेटिंग इट फॉर ईयर्स, वो वाला बात था, और फाइनली आई गॉट इट। या हमको भी यहाँ पे everybody was very happy when we got to know that you have secured 465th rank. Tell us more about yourself, your childhood, or the journey, something about you. जैसे I was born and brought up in village. I completed my 10th examination from government school in village. तो अब मेरा विलेज ऐसा है कि बिहार का मतलब रिमोटेस्ट टाइप का वो विलेज है। डिस्ट्रिक्ट से मेरा विलेज ऑलमोस्ट 70 to 80 किलोमीटर है। अच्छा, मेरे विलेज में इलेक्ट्रिसिटी तब आई थी जब मैं आईआईटी क्वालिफाई किया था। ओके। उसमें जब मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मेरे दोस्त बोलते थे कि यू शुड फील सो मोटिवेटेड कि तुमको अपने गांव में बिजली लाना है। मैंने बोला तुम्हारे गांव में बिजली नहीं है। मैंने हाँ, बोला कि हाले तुम इतने अच्छे प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हो, तुमको सब चीज़ मिला हुआ है, हाँ, हाँ। चलो कोई नहीं, तुम इस तरह से मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि मैं अपने गांव में बिजली लाऊंगा। बट तो बिजली नहीं थी नहीं सच थी, में? नहीं थी। मतलब मैं लैंप से पढ़ा हूँ, लैंप से, लालटेन से, इसे पढ़ा हूँ। अच्छा, इसलिए तो मेरा बचपन का सबसे सबसे खूबसूरत टाइम होता था रामनवमी का टाइम, हाँ, क्योंकि वो 10 डेज पूरे गांव में, मतलब वो जनरेटर से बिजली होती थी हाँ। और बहुत मजा आता था गांव में। क्योंकि ओ, वो 10 दिन बिजली होती थी, पूरा गांव जगमगाता था। आपके गांव का नाम क्या है? उसका नाम बिस्कुरवा है। अच्छा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जमुई। डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, ब्लॉक सकाई है। अच्छा, लेकिन ना मतलब अभी क्या है कि आप देख पाते हैं कि फलाने के पास ये है, मेरे पास नहीं है। उसमें ये पता भी नहीं था कि उसके पास अर्बन एरिया के बच्चे पास क्या होता है। मेरे पास, मुझे बस इतना ही लगता था कि अर्बन एरिया के बच्चे जो हैं वो टेबल डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्कूल जाने के लिए बस होता है, ठीक है। उन मेरे पास मुझे लगता था कि उनके पास यही एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज थे वो मैं उसको अच्छे से यूज़ करता था। मुझे लगता है ना कि अ, इसमें ना पेरेंट का बहुत कंट्रीब्यूशन है, आई वुड से। क्योंकि जब भी मुझे कोई कहता है ना ये एजुकेशन में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बहुत बेसिक बात करना चाहिए, आई ऑलवेज से कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा शुरुआत से नहीं पढ़ा ना, से क्लास 3 में आ गया, उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, उसको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती वो फोर्थ में चला जाएगा, चीज़ें और हार्ड हो गई, और वो और नहीं कर पाएगा, उसको और पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो धीरे-धीरे वो पढ़ाई से इतना ज़्यादा वो बोर महसूस करने लगेगा, कुछ निकलना चाहेगा पढ़ाई से। लेकिन वही अगर आपने बच्चा का मानसिक और शारीरिक विकास बचपन में ध्यान दे दिया, ठीक है। जैसे मेरे फादर या मेरे मदर बहुत एजुकेटेड नहीं है, मेरी माँ शायद 3-4 तक पढ़ी थी, और मेरे फादर मैट्रिक पास नहीं है। बट एट द सेम टाइम लेकिन तब भी मेरे फादर ने मुझे इतना किया था कि वो कहते थे कि जितना मुझे मैथ आता था, आई टॉट यू टिल यू आर इन क्लास 3। अच्छा, तब क्या है कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया, क्लास 3 के लेवल तक तो स्ट्रॉन्ग हो ही गया ना। उन्होंने फोकस किया हाँ, आपके तो ऊपर। क्लास 3 लेवल तक मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब मैं क्लास 2 में भी क्लास 3-4 के सॉल्व कर पाता था। तो अब मुझे पढ़ाई बोर्डम नहीं लगने लगा, मुझे मज़ा आने लगा, ठीक है। और मुझे उसके बाद रिसोर्सेज भले कम थे, बट मेरे फिजिकल डेवलपमेंट पे मेरे फादर ने मुझे खाने पीने में थोड़ा ध्यान दिया कि मुझे कोई इशू नहीं हो। उसके बाद उन्होंने वैल्यू डाला मेरे अंदर। मुझे लगता है कि ये शायद हर गार्जियन को करना चाहिए। वो हर रात मुझे रामचरितमानस पढ़ के सुनाते थे, अच्छा, और शायद ये भगवान का मति था, जो भी था, मुझे सुनने में मज़ा भी बहुत आता था। तो वो वैल्यू भी मेरे अंदर इम्बाइब होने लगा। श्री राम का जो स्ट्रगल का वैल्यू है, जो भी उन्होंने अपने लाइफ स्ट्रगल से दिखाया है। और उस समय गाँव में ये भी होता था ना कि लोग महाभारत बहुत पढ़ते थे। आई स्टिल रिमेंबर, मतलब कि
कोई बहुत सीनियर सिटीजन है, वो महाभारत खोल के पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण का गीता पढ़ रहे हैं, उसके आसपास मतलब 5-6 औरतें सुन रही हैं, अच्छा एंड आई वाज द ओनली चाइल्ड जो लिसन जो सुन रहा है। अच्छा अरे बहुत मजा आता था। हाँ हाँ तो हाँ ये सब चीज़ें ना मतलब अल्टीमेटली मुझे तैयार कर रहा था कि आई वुड स्ट्रगल इन माय लाइफ, आई वुड नेवर ब्रेक डाउन व्हाटएवर सिचुएशन कम्स इन माय लाइफ। ठीक है? और मेरे अंदर ना वो इच्छा शक्ति डेवलप होने लगा था कि यार मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है। तो फिर वो 11th 12th फिर 11th-12th में पटना गया। अच्छा जब पटना आया तब समझ में आया कि आईआईटी का कुछ एग्ज़ाम होता है। क्योंकि देखिए जब इच्छा शक्ति होती है ना तो मैं थोड़ा-सा तो एम्बिशियस भी था अपने लेवल पे। जैसे इस सेंस में कि जब मैं क्लास 3-4 में था, मुझे कोई पूछता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं कहता मैं हाई स्कूल का हेडमास्टर बनना चाहता हूँ। क्योंकि मैं देखता था कि पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड आदमी हाई स्कूल का हेडमास्टर है। सही उसमें मैं बात नहीं है पता था कि यार कोई आदमी भी ज़्यादा रिस्पेक्टेड होता है, क्योंकि हाँ उसमें हाँ न्यूज़ चैनल हाँ था भी नहीं, हाँ टीवी भी बहुत कम लोगों के पास था उस समय। हाँ हाँ और उसमें भी कभी-कभी सीरियल चलते थे दूरदर्शन वाले। तो जब इसके बाद कुछ समय बाद मैंने देखा कि कोई एसपी वगैरह आए हुए हैं। मुझे लगता है पता नहीं वो क्या डेस्टिनी होता है, मतलब आई एम नाउ बिलीविंग ऑन डेस्टिनी कि ऐसा होता है। एक रत्ना सागर समानियन आता था, अभी भी शायद आता होगा। तो उसका वो मैंने खरीदा था पढ़ने के लिए। उसके जो किनारे होते हैं ना उसमें लिखा था एसपी मुकेश बंडवाल। एंड क्योंकि मैंने देखा था कि यार एसपी बहुत बहुत पावरफुल है एंड पीपल आर रिस्पेक्टिंग सो मच टू दैट अथॉरिटी। अच्छा आप उस पे लिखते थे मैं लिख दिया था उसमें एसपी मुकेश बंडवाल। अच्छा हाँ, ओके तो लेकिन फिर मैं जब मैनिफेस्टेशन वो लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था ज़्यादा, हाँ है ना? बस मैं लिख दिया। और उसके बाद 7-8 में जब गया और मेरे एक भाई हैं, उनको लगा कि ये पढ़ मेहनत कर रहा है पढ़ने में, और वो देवघर में पढ़ रहे थे, उनका नाम ब्रह्मदेव भैया है। तो उनको लगा कि ये ये निकाल सकता है सिविल सर्विसेज़। तो उन्होंने थोड़ा-सा बताया कि इस तरह का एग्ज़ाम होता है। तो उन्होंने थोड़ा-सा मोटिवेट करने का प्रयास किया कि और पढ़ो और पढ़ो। बट आप आप ये बात सोचो कि आपने इतनी कम उम्र में कुछ मैनिफेस्ट किया था आपने वो मैगजीन पे लिखा हुँ। एसपी मुकेश बंडवाल और आज आपको ये रैंक मिला आपको आईपीएस मिलने वाला है वन डे यू विल बी एसपी मुकेश बंडवाल दिस इज सच एन अमेजिंग लिंक एंड दिस इज व्हाट आई थिंक मैनिफेस्टेशन लुक्स लाइक नहीं, आपने काम भी किया उसको लेके उसके ये टुवर्ड बिल्कुल डेस्टिनी है, क्योंकि मतलब क्यों ना इसलिए बोल रहा हूँ कि 10 तक तो वो रहा। लेकिन जब से मैं पटना आया तो मुझे लगा ना कि यार आईआईटी जाना है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। हम्म तो आईआईटी गया। उस आईआईटी जाने के क्रम में ना कुछ इंसिडेंट घर में हो गए, ठीक है? जैसे मेरी मदर का अनटाइमली डेथ हो गया था। तो मुझे लगने लगा कि यार मैं गाँव में रहना नहीं चाहता, क्योंकि अब मुझे फ़ील होने लगा कि गाँव में बहुत कमी है चीज़ों की। तो उनको हेल्थ किसी की अभाव की वजह से हाँ, वो इस तरह की है, मुझे हमेशा लगता है, अभी भी लगता है हम्म कि अगर वो अच्छे शहर में रहती जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी होता तो बच जाती वो, ठीक है? और मैंने जब शहर में आया तो देखा कि यार मुझे बचपन में क्या-क्या नहीं मिला था। क्या यहाँ मिलता है बच्चों को पढ़ने-लिखने के आगे बढ़ने के लिए। उस समय मतलब पटना आना हो तो 3:30 बजे उठना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है गाँव से। जो सुबह-सुबह जो पब्लिक व्हीकल चलती है, जो सब शेयरिंग व्हीकल चलती है, वो सुबह को 4 बजे खुलती थी वहाँ से। तो मैंने देखा वहाँ एजुकेशन का इश्यू है, हेल्थ का इश्यू है और ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू है। तो मैं पर्सनली अपने लेवल पे सोच रहा था मैं गाँव में नहीं रहना चाहता। आई वुड लिव इन सिटीज़। तो मैं सोचा कि यार मैं अब नहीं रहना चाहता हूँ गाँव में, छोटे शहरों में, आई विल लिव इन बिग सिटीज़। तो मैं आईआईटी में गया तो मेरा माइंड ही खत्म हो गया कि सिविल सर्विस जाना भी है। अच्छा वहाँ पे हाँ, फुल फोकस फुल आईआईटी फ़ोकस ये पे था कि मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ, अब मैं जॉब लूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा आईआईएम जाने के बाद कुछ भी करूँगा। मेरा सिविल सर्विस का माइंड हट ही गया था। तो उसके बाद फिर जब जॉब किया 1.5 साल, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट आई वांट सो इन यू माय गॉट इनटू आईआईटी यस, यस। अच्छा हाँ, मैं इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट हूँ। ओके उसके बाद मैंने जॉब किया है 1 एंड हाफ ईयर नाउ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ओके तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ होने लगा काम करते हुए कि व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ, व्हाट हैव आई गॉट थ्रू पब्लिक सिस्टम। तो मुझे लगा कि यार लाइफ ऐसी है कि जो चाहते हो इन्वेस्ट करो। अगर पैसे चाहिए तो पैसे कहीं न कहीं लगाने पड़ते हैं बिज़नेस करने के लिए या कहीं और इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब पैसे जनरेट होते हैं। सेम टाइम सिमिलरली इफ आई वांट हैप्पीनेस इन माय लाइफ, आई वुड हैव टू आई वुड हैव टू स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड माय सेल्फ। एंड आई रियलाइज्ड कि सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जो ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। एंड आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि सिंस चाइल्डहुड आई हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट
फंडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस जहाँ पब्लिक फंड करती है। तो इंडियन पब्लिक सिस्टम डिस्पाइट शॉर्टकमिंग्स बहुत हेल्प करती है वीकर सेक्शन को लाइफ को रियलाइज़ करने में, उनके पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में, जैसे मुझे मिला है। तो आई वांटेड टू पार्ट ऑफ द सिस्टम जहाँ मैं भी ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकूं। कंट्रीब्यूट कर, राइट। तो लगा कि यार सबसे चॉइस। और जब मैं बहुत बार फेलियर मिल रहा था तो अल्टीमेटली वो मुझे लगता है कि वो जिद्दीपना, वो इच्छा शक्ति वाला बात कि नहीं कुछ करना ही है, कोई बात नहीं इम्प्रूव करेंगे। हर बार जब मैं फील कर रहा था कि 1 मार्क से मेरा इंटरव्यू कॉल रुक गया या 1 मार्क से मेरा एग्जाम लिस्ट रुक गया, तो मैं बार बार देख रहा था कहाँ मैं इम्प्रूव करूँगा, कहाँ मैं इम्प्रूव करूँगा। तो अल्टीमेटली आई गॉट इन द लिस्ट, आई वाज वेरी हैप्पी। That's such, दिस इज द समरी ऑफ माय लाइफ। you have summarized it so well, and your experiences, आपने जो जो इंसिडेंट्स बताए वो अपने आप में बहुत टचिंग है, आई वुड से। एंड वी आर, द सिस्टम वुड बी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव पीपल लाइक यू नाउ इन फ्यूचर। बट आपने जब यूपीएससी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया इस एग्जाम के लिए, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। यस। हाउ वर यू मोटिवेटिंग योर सेल्फ? आपने बोला एक जिद्दीपना था कि करना है, एक तो ये हो गया, दूसरा आपका सेल्फ असेसमेंट जो आपने बोला कहाँ कमी रह गई थी। उसके अलावा इफ वी कम टू द एकेडमिक साइड ऑफ इट, आपके पेपर्स, यू ग्रेजुएटेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यू ग्रेजुएटेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद में व्हेन यू थॉट ऑफ टेकिंग योर ऑप्शनल, आपने एंथ्रोपोलॉजी क्यों चुना? वो मुझे लगता है बहुत कॉन्शियस डिसीजन था और वो एक हार्ड मेंटालिटी के थ्रू नहीं था। अच्छा। व्हेन आई वाज इन कॉलेज द फर्स्ट टाइम आई थॉट कि डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं तो रिमोट एरिया से, मतलब विलेज से आ रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं सेम कल्चर देखा हूँ, लेकिन कॉलेज में तो पूरे इंडिया का डिफरेंट कल्चर है, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का भी कल्चर है। आई वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि व्हाई डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर एग्जिस्ट। तो थोड़ा थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का मन मुझे कॉलेज से ही था। तो पता था एंथ्रोपोलॉजी क्या हाँ, होता वहाँ है? होता है, अच्छा। कॉलेज में पता था। हाँ। तो मेरे एक भाई है, मैं जब डिसाइड कर रहा था कि मैं क्या ऑप्शनल रखूँगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, दीज 3 ऑप्शंस आई वाज थिंकिंग। तो भाई ने बोला कि तुमको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का मन भी था, देख लो अगर पढ़ने का मन करता है तो तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने उसको पढ़ा एम्बर एंड एम्बर, आई रियलाइज्ड ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ। आई चूज दैट ऑप्शन। Okay, okay. And now you have scored 299 in anthropology. इट्स गॉड्स ग्रेस। हाँ। It is such a good score, I believe. So आपका क्या कहना है? Was it a right decision? Of course it was. But what was? अल्टीमेटली इट वाज राइट डिसीजन, या। तो जब बट आपने मार्क्स देखे आपको कैसा लगा कि जब मैंने मार्क्स देखा, आई रियलाइज्ड कि एंथ्रोपोलॉजी सेव्ड मी दिस टाइम, बिकॉज other places where people are getting good scores like essay or interview, I got comparatively lesser marks than average students. अच्छा। So finally I thought कि anthropology saved me this time. So when you told Karan sir, उनका क्या रिएक्शन था इसको लेके? He was very happy that he could be part of my success and he could be part of my journey, and I felt so gratitude towards him कि उन्होंने गाइड किया था लास्ट टाइम में कि कैसे मैं इम्प्रूव करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख के, या इग्नू के नोट्स, इग्नू के स्टडी मटेरियल में मैंने फॉलो किए, या मैंने चैट जीपीटी वगैरह यूज़ किया। करण सर के मैंने क्रैश कोर्स को देखा, उनके नोट्स बनाए, उस पर मैंने इम्प्रूव किया। तो कंबाइंड देखा जाए, जो मैं 240 250 के आसपास स्टक कर रहा था मेरा मार्क्स, एंड दिस टाइम आई गॉट जंप अप अराउंड 50 मार्क्स। तो आई वुड से कि मतलब करण सर कंट्रीब्यूशन इज ह्यूज इन दिस जंप। तो आपने लास्ट टाइम आपके कितने मार्क्स थे इन द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ योर्स एंथ्रो में? आई थिंक इट वाज 242 अराउंड। ओके, अराउंड 240s एंड नाउ 299, 300 300। ऑलमोस्ट। तो इतने मार्क्स के जंप में जो जंप हुआ है, क्या क्या आपने अपनी प्लानिंग में, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाए? कैसे सर ने आपको हेल्प किया है, सर के कोर्स ने आपको हेल्प किया? आप क्या क्या टेक अवेज लेना चाहोगे यहाँ से? फाइनली मुझे लगता है कि आई लर्न कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिखते समय ये हेल्प होता है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे डिमांड को एड्रेस करना है। तो वहाँ मैंने इम्प्रूव किया। डिमांड ऑफ द हाँ, क्वेश्चन। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सर ने जो पीवाईक्यू के लिए बोला था, मैंने उसको रिलीजियसली फॉलो किया एंथ्रो पेपर 1 में। तो वहाँ मेरे बहुत अच्छे जंप हुए, क्योंकि मेरे वो जो 110 आ रहे थे 159 पहुँच गया। ग्रेट, मतलब राइटिंग पीवाईक्यूज, राइटिंग पीवाईक्यू, और उसके बाद क्रैश कोर्स भी डेफिनेटली, कि वो क्रैश कोर्स में उन्होंने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया
तो वो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बस रट के लिख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि जब आप समझ के लिखते हो ना तो इट शोज इन योर पेपर कि इसको चीज़ें आती हैं। इट्स नॉट कि वो बस रट के बस लिख दिया उस चीज़ को। राइट राइट। तो वो भी मुझे बहुत हेल्प किया। और एग्जाम में जो आपने एंथ्रोपोलॉजी का पेपर जब अटेम्प्ट किया, यू कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस, यू वर एबल टू कंप्लीट? यस, आई कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। लेकिन लास्ट क्वेश्चंस में ये हो गया, सेकंड पेपर में एक नेशनलिज्म का कुछ सवाल था। लास्ट में मेरे पास 4-5 मिनट ही बचे थे और हड़बड़ी में मैंने उसका कंसेप्ट मिस कर दिया। उसमें रियलाइज़ हुआ कि यार मैं लिख तो दिया है, उतना गलती नहीं किया है। आधे घंटे बाद खुद ही माइंड में हुआ कि भाई उसका कंसेप्ट मैं मिस कर दिया। अच्छा। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं कंसेप्ट मिस कर दिया, वो 15 मार्क्स का सवाल था, तो 2-3 मार्क्स मिलेंगे मुझे, ठीक है? अगर मैं कंसेप्ट मिस नहीं करता, तो 7 मार्क्स मिल जाते, 4 मार्क्स और ऐड हो जाता, 4 मार्क्स ऐड होता तो मेरे रैंक पे ठीक-ठाक जंप हो जाता। तो मैं बस ये It बोल रहा हूँ कि made a डेस्टिनी, difference, मैं right? बोल रहा हूँ कि डेस्टिनी प्लेज अ ग्रेट रोल इन दिस एग्जामिनेशन। And while you used to write the answers of anthropology specifically, आपको क्या लगता है, I asked this to other rank holders also, आपको क्या लगता है कि आप बाकी सब एस्पिरेंट से कैसे अलग थे आंसर लिखने के तरीके में? आपने क्या चेंजेस आपको ऐसा लगा कि मैंने इंक्लूड किए जिससे मेरा आंसर वाज डिफरेंट देन द अदर्स? मेरा प्राइमरी फोकस यही था कि मैं क्वेश्चन की डिमांड को सही से एड्रेस करूँगा। मतलब यही था कि क्वेश्चन की डिमांड को सही से एड्रेस करूँगा। उस आंसर को एंथ्रोपोलॉजिकल लगने के लिए कि मैं एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं थिंकर्स उस तरह के केस स्टडीज़ को यूज़ करूँगा, उनके कोटेशंस उनको यूज़ करूँगा ताकि लगे कि इस बंदे ने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है और अपना कोई अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक से रिलेटेड मैं डालने का प्रयास करूँगा। अच्छा, आपने किया वो? ये मैंने किया है। तो अल्टीमेटली यही है। Other than that, the presentation, did you do something for the presenting the answer, structuring में, introduction में आप scholar से start कर रहे हो या किसी current affairs तो उसमें इतना relevant नहीं होता है, कुछ ऐसा फिर भी जो आपको ऐसा लगा हो कि मुझे ये डालना है, आपका क्या structure था आंसर राइटिंग का? जनरली जब कोई कंसेप्ट ऐसा है जिसको डिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो use with the definition. हाँ, डेफिनेशन या ऑब्वियसली मैंने स्कॉलर का उनका कोई टेक्स्ट के साथ मुझे याद है तो उसको मैंने यूज़ करने का प्रयास किया। जैसे अगर डोमिनेंट कास्ट है या तो उसको मैं डेफिनेटली एम एस श्रीनिवास उनके स्टडी को से इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है? तो वो मैंने इंट्रोडक्शन में स्कॉलर्स उनके वर्क्स को डेफिनेटली इंट्रोड्यूस किया, बट मोस्टली आई ट्राई टू फोकस कि मैं क्वेश्चन को सही से एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को जब आंसर पढ़े तो ए बिल्डर को लगे कि इस बंदे ने आंसर को डिमांड को जस्टिफाई कर दिया है। Right. So from this, I think I can tell कि मुकेश का एंथ्रोपोलॉजी का जो प्रिपरेशन था और उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, इट इज समराइज्ड इन 4-5 पॉइंटर्स। सबसे पहला तो ही मेनली फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन द आंसर, उनको होनी चाहिए। सेकंड इज पीवाईक्यू राइटिंग, कि पीवाईक्यू इसको बहुत अच्छे से बहुत रिलीजियसली लिखना है। तीसरा जो आपने मुझे बताया वो ये था कि किस तरीके से आपने एक आंसर में एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डाला है, थिंकर्स को कोट किया है और आप जहाँ जहाँ पे भी कोई केस स्टडी डाल सकते थे वो डाला है। द फोर्थ पॉइंट दैट यू टोल्ड मी वाज डिमांड एड्रेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि Demand क्वेश्चन का address. डिमांड एड्रेस होना चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं कि उस टॉपिक के अराउंड आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो कुछ भी आप लिख दे रहे हैं, वो नहीं चलेगा, उसमें मार्क्स नहीं addressing the हाँ, demand. एग्जैक्ट डिमांड एड्रेस करना है। So इन सबको अगर मिला के with your consistency, if you prepare for anthropology, if I talk about specifically, I think you can score well. Along with that, a factor of luck that you always say. Certainly, क्योंकि what happens कि I would say in 2021 attempt, I was out of list by 3 marks and I was out of reserve list by 1 mark. अच्छा. ठीक है? At that time, you know what happened in answer paper 1, I was not able to complete क्योंकि 15-20 मिनट मुझे सवाल चुनने में ही लग गए कि Okay. कौन सा करूँ मैं, कौन सा करूँ ठीक है? तो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसका भी इम्पोर्टेंस है राइट कि अगर थोड़ा सा माइंड से काम करके मैं जल्दी चूज कर लेता 5-10 मिनट में राइट। तो मैं पेपर कंप्लीट कर देता, 2-3 मार्क्स तो बढ़ ही जाते। जो चीज दो इतने साल पहले हो जाती फिर वो हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये बात है। और ऊपर से मतलब एक अच्छा पीयर ग्रुप, उसका डिस्कशन भी हेल्प करता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी प्रिपरेशन में एक सादाब है, मेरा दोस्त है, उसके साथ डिस्कशन होता था तो हेल्पफुल होता। तो ये तो बात हुई एंथ्रोपोलॉजी की। इसके अलावा आपकी जो इतनी लंबी जर्नी रही, कितने साल की रही है? ऑलमोस्ट 6-7 साल से अधिक तो हो ही गया।
7-8 साल की जर्नी 6-7 में, साल। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको बांधे किसने रखा है? अब जब शहर में आए, आपने अपना स्टोरी बताया ऑफ कोर्स कि विलेज लाइफ से निकल के यू केम टू पटना एंड देन यू केम टू दिल्ली। हाउ यू केप्ट योरसेल्फ थोड़ा सा अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द सिटी? मतलब मैं इस बात से फ़ोकस था कि मुझे करना क्या है, ठीक है? तो मुझे करना है तो करना ही है। जो चीज़ें अदर चीज़ें उसमें डिस्ट्रैक्शन है तो मैं अवॉइड करता था, बट देयर सिंपल। आर मेनी एस्पिरेंट्स हु से कि मन नहीं लग रहा है, या पढ़ते-पढ़ते बहुत लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। तो डेली आपका पढ़ाई का किस तरीके से आप टारगेट सेट करते थे, या वीकली टारगेट सेट करते थे? हाउ इट यूज्ड टू बी द प्लानिंग फॉर दिस होल? ऑब्वियसली मैं प्लानिंग तो करता ही था कि मैं वीकली क्या करूँगा या पूरे मंथ में क्या सोचता था कि कहाँ तक मैं अचीव कर सकता हूँ, क्या-क्या व्हाट आर द माय गोल्स इन 1 मंथ। और मैं अगले दिन के लिए जब बहुत सीरियस प्रिपरेशन हो रहा है, जैसे बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस एंड जस्ट 1 और 1 एंड हाफ मंथ बिफोर प्रीलिम्स, तो डेली का भी टारगेट होता था कि डेली में क्या-क्या अचीव करूँगा पढ़ाई में। तो ये तो होता ही था, ठीक है? और मतलब मेरा फ़ोकस ऐसा रहता था कि मैं डिसिप्लिन्ड रहूँगा, कि मैं सुबह कब उठता हूँ, कब सोता हूँ, चीज़ें डिसिप्लिन से चलेंगी, जितना भी अचीव हो पाएगा कोई बात नहीं। आई विल ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग, दैट्स ऑल। तो मुकेश का टाइम टेबल क्या होता था एक दिन में? वो किस टाइम पे उठते थे, किस टाइम पे सोते थे? इफ बिगिनर हैज टू हियर यू, तो आप क्या बताना चाहोगे? व्हाट कितने घंटे पढ़ते थे? ये सबका अपना-अपना है ऑब्वियसली, मतलब सबको एक तराजू पे नहीं तोल सकते, ठीक है? किसी का नींद का डिमांड ज़्यादा है, किसी का कम है, ठीक है? मैं जनरली 6 एंड 6 एंड हाफ आवर्स सोता था। अच्छा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ऑलवेज़ ट्राई टू स्लीप एट द फिक्स्ड टाइम, ट्राई टू वेक अप एट द फिक्स्ड टाइम। So you used to sleep around? 11, 11:30, हुँ। वेक अप अराउंड 5-5:30। अच्छा, तो आप पढ़ाई स्टार्ट करते थे हाँ, 6? उसके बाद मैं मतलब पानी-वानी पी के पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। अच्छा। और वो क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सरसाइज मस्ट बी पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ये बहुत ज़रूरी है, हुँ। क्योंकि आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन इफ़ यू डू नॉट एक्सरसाइज तो माइंड स्लो हो जाता है, आपको बहुत मतलब इशू हो जाता है फिजिकली अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो। राइट। तो हाफ एन आवर या 1 आवर एक्सरसाइज भी करता था। ओके। दैट वाज पार्ट ऑफ माय लाइफ, पार्ट ऑफ हुँ। माय रूटीन। और ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में लगा रहता था। ऑन एन एवरेज मैं कंबाइन करूँ तो इस टाइम में मैं बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स से 1 एंड हाफ मंथ बिफोर एंड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस हुँ। 10 घंटे 10 की प्रिपरेशन तो होती थी। और जब एग्ज़ाम लास्ट आ गया या 1-2 वीक बचा हुआ है तो 11 घंटे हो जाएगी, हुँ। इस तरह से। But you were very consistent with the कंसिस्टेंट, हाँ, study and with the timetable of yours. कंसिस्टेंट मतलब मैं कहता हूँ कि सोने उठने का टाइम फिक्स हो गया ना किसी का, उसका आधा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका उठने का टाइम फिक्स नहीं है ना, तो आप बोलो कि यार ठीक है आधे घंटे बाद उठ जाएँगे। अगर आपका फिक्स नहीं है तो, अगर फिक्स है तो आपका सोचना नहीं है ना, जो चीज़ डेली करना है ना, उसका आप फिक्स कर दो। उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सही बात है। तो since now prelims is approaching, आप and you've cleared prelims so many times, now you must be knowing the mantra, main mantra for clearing prelims. आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? If someone has to, अभी 1 महीना बचा है, अभी क्या करना है, और इन जनरल प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अगर आप कुछ बताना चाहो तो? देखिए मुझे ये समझ में आता है कि अब कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम एज़ मच एज़ पॉसिबल। जितना बेहतर आप समझेंगे, उसको क्लियर करना उतना अ, डूएबल होगा। तो प्रीलिम्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक प्लेज़ अ मेजर रोल। तो अगर आपका स्टैटिक में कमांड है, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमी में, तो 40-45 मार्क्स आपके हाथ में आ जाते हैं, ठीक है? आपको सिलेक्ट होने के लिए अराउंड 6, अगर आप अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। अगर आप 90 प्लस अटेम्प्ट करते हैं, तो 60 प्लस आपके सही होने चाहिए। तो अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, तो 40-45 सही हो जाएँगे, क्वेश्चंस। क्वेश्चन सही हो जाएँगे। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इसलिए हेल्प करता है कि व्हेन यू एनालाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, व्हाट वन शुड डू, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एनी चैप्टर before reading any chapter, because till now you must have read once and revise at least once। तो वो पता है कि चीज़ें क्या है उस चैप्टर में, आपने पहले भी किया होगा। बट अब आप क्या करेंगे कि फॉर दैट चैप्टर यू वुड रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू वुड ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाट दैट वुड हेल्प,
आपको पता रहेगा कि उस चैप्टर का कौन कौन सा सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सवाल कैसे बनाती है, ऑप्शन कैसे बनाती है, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फिर आप जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में चलता रहे, अच्छा अच्छा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये इस सब तरीके टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेम हुआ था, ऐसे से यहाँ फ्रेम से हुआ ये आ था। सकता है। ट्रू ट्रू। तो आपका यूपीएससी के टाइप प्रिपरेशन होने लगेगा। हम्म। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करेगा स्टैटिक में। और उसके बाद ये कि जब आप अटेम्प्ट करें एग्ज़ाम में तो माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं सबसे ये कहता हूँ जो भी मुझसे पूछता है कि इफ़ यू आर वेल रेड एंड यू डू नॉट डू मिस्टेक्स एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आई थिंक मे बी आफ्टर माइंडसेट सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपके 1 घंटे 5-10 मिनट में आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होना चाहिए। राइट। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो मतलब मोर देन 90% चांस है यू वुड क्वालिफाई प्रीलिम्स। होता ये है कि अगर आप 1 घंटे 10 मिनट में 5 मिनट में आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है, योर माइंड गेट रिलैक्स्ड एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। आप अगर फर्स्ट राउंड में ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आप गलती कर देंगे, क्योंकि आपने उसको छोड़ देना चाहिए जल्दी जल्दी वैसे। रहेगा कि यार कुछ जल्दी, तो जल्दी जल्दी में आपका डिफ़िकल्ट सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 1 घंटे 10 मिनट में आप ये कर लेते हैं कि आप 30-35 भी सॉर्ट कर लिए, 30 क्वेश्चंस में आपने हाफ हाफ कर दिया कि 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, 15-20 क्वेश्चन में आपने 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, 10-15 सवाल में आपको आइडिया नहीं है अभी। सेकंड राउंड में आपने फिर वो जिसमें 2 एलिमिनेट कर लिया उसको आप देखेंगे, और जहाँ-जहाँ पर लगा था ये हार्ड है, नहीं कर पाए तो वहाँ भी देखेंगे आप। तो इस तरह से आपके, चूँकि सेकंड राउंड में माइंड रिलैक्स हो गया है, आप ज़्यादा अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएँगे, आपसे एक्यूरेसी मिस्टेक नहीं के होंगे। चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मिस्टेक कम होंगे। और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप ना पैटर्न चेंज हो रहा है। जब पैटर्न चेंज हो रहा है तो होता क्या है ना कि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आप, क्योंकि स्टेक पे बहुत होता है इस एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा स्टेक होता है इस एग्ज़ाम में। पूरा साल स्टेक पे होता है, फिर हाँ, उससे पहले के साल स्टेक पे हाँ, होते हैं। राइट। ठीक है, ऊपर से इतना प्रेशर होता है इस एज में कि यार फैमिली का है, एज ज़्यादा हो रहा है, ये वो। आपके ऊपर क्या क्या प्रेशर थे? विल कम टू दिस हाँ, ऑल्सो। तो अगर ये प्रेशर लेके रहेंगे तो फिर डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्रीलिम्स में। आप बस ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एट दैट मोमेंट, ओनली दिस थिंग, योर माइंड शुड वर्क ओनली दिस थिंग, किसको सॉल्व करते हैं। राइट। और अगर माइंड फोकस रहेगा और बढ़िया से आप सॉल्व करने पे ध्यान देंगे तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी किसी पैटर्न चेंज से कहीं पर अगर सवाल उसने डिफिकल्ट करने का प्रयास किया है, कहीं पर उसने इजी भी करने का प्रयास किया है। जैसे 23 पैटर्न मुझे याद है, जब वो ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4 कर रहे थे ना, हाँ 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 तो बच्चों को लगा था ये तो साला एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ। वो तो गलत हो जाएगा, एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हो रहा है मेरे से। लेकिन एट द सेम टाइम उस साल स्टेटमेंट वाला सवाल बहुत ईजी था। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने दिया हो या किसी ने भी दिया है तो अगर उसको याद होगा, स्टेटमेंट वाला सवाल ईजी था। तो मैं थोड़ा आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर इससे उन्होंने हार्ड करने का प्रयास किया है, इससे उन्होंने ऑप्शन भी दे दिया है सही करने का, कि वो ईजी कर दिया है। तो आपको पैटर्न अगर हार्ड आ जाए या डिफिकल्ट आ जाए तो घबराना नहीं है। 2025 के बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके ऑप्शंस भी इस बार काफी अलग थे। ऑप्शंस पैटर्न थोड़ा अलग था एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। सेम थिंग कि फर्स्ट मतलब माइंडसेट सही होना चाहिए, घबराना नहीं है। फर्स्ट राउंड 1 घंटे 5-10 मिनट कंप्लीट होना चाहिए, माइंड रिलैक्स रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है आपको जान। मैं ये भी कहता हूँ कि प्रीलिम्स का ये है जो कहते हैं ना कि ये ट्रिक है, ये टेक्निक है, ये वो, अल्टीमेटली ये है कि अग आप सोचिए कि उस क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है जानना। जो आप कहते हैं ना कि उससे आंसर तक पहुँच गए या उससे चीज़ें एलिमिनेट हो गई, तो बात ये नहीं कि एलिमिनेट हो गई। अगर एग्जामिनर चाहते, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है वो डिफ़िकल्ट भी सेट कर सकते थे। बट द थिंग इज़ उनको वही बात जानना था जिससे वो एलिमिनेट हो जा रहा था। ठीक है? तो एग्ज़ाम को में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड किस क्वेश्चन से जो यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है मुझे जानना। ठीक है? बहुत तुरंत से वो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ जाता है। मैं पहले भी इसको मतलब एग्ज़ाम्पल के रूप में यूज़ कर चुका हूँ। जैसे एक सवाल था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सूर्य मंदिर। ठीक है? उसमें एक ऑप्शन था ओंकारेश्वर। ठीक है? मतलब लोगों को लगेगा कि यार सूर्य मंदिर तो बहुत जगह है, मुझे सारे सूर्य मंदिर कैसे पता हो सकते हैं? बट जिस तरह से ऑप्शन सेट था ना 1 2 3 2 3 4 वगैरह वगैरह, उसमें इस तरह सेट था, अगर किसी को ये पता रहेगा कि ओंकारेश्वर शिव का नाम है तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। तो आप देख रहे हैं, एग्जामिनर ये नहीं चाह रहे हैं कि यू नो ऑल द सूर्य मंदिर, एग्जामिनर ये चाह रहे हैं कि यू नो ओंकारेश्वर इज द नेम ऑफ शिव।
ठीक है? तो एग्ज़ाम में जब डिफ़िकल्ट लगने लगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार यूपीएससी क्या पूछना चाह रही है। ये तब संभव होगा जब आप 1 घंटे 10 मिनट में पहला राउंड कंप्लीट कर लेंगे, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तो आप फ़ोकस से आप सोच पाएँगे कि यार क्या-क्या, कैसे-कैसे मैं आंसर तक पहुँच सकता हूँ। दे ऑलवेज़ गिव क्लू। इतना क्लू देते हैं कि आपका 100 मार्क्स तो आ जाएगा, अगर आपने मिस्टेक नहीं किया है तो। राइट। तो स्टैटिक नॉलेज के अलावा आपको क्या लगता है फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स व्हाट अदर काइंड ऑफ नॉलेज इज इम्पोर्टेंट? इज इट समथिंग जैसे आपने बोला शिव के नाम और भी ऐसी बहुत चीज़ें आप इनकाउंटर करते हैं व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू फील लाइक ये तो बहुत ही जनरल चीज़ थी जो यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करी थी, तो क्या उसको करने का भी कोई सोर्स होता है टू प्रिपेयर फॉर दैट? हाँ, तो ऐसा है ना कि जब करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, हाँ। ठीक है? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, आपको माइंड आपके अपने आप काम करने लगता है कि अच्छा ये चीज़ें यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने पीवाईक्यू देखा हुआ है कि यूपीएससी से सवाल पूछती है। जब करंट अफेयर्स पे आप पढ़ेंगे तो अपने आप को रियलाइज़ होने लगेगा कि यार ये सवाल इम्पोर्टेंट है, या ये चीज़ें करंट से रिलेट कर रही है, तो ये सवाल पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है? गवर्नर का इश्यू हो गया, जजेस के अपॉइंटमेंट के इश्यू हो गए, ठीक है? कोई फंडामेंटल राइट का इश्यू हो गया। आपको समझ में आने लगेगा कि ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक से लिंक करता है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं पिछली बार, तो इस साल भी आ सकता है। दूसरा बात ये भी पता लगने लगेगा कि धीरे-धीरे करके आप एनालाइज़ करेंगे, तो समझ में आने लगेगा कि लोकेशंस भी इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, ये जानना कि कौन चीज़ें कहाँ पर हैं, या ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो। इस तरह से अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो आप ध्यान दे पाएँगे कहाँ-कहाँ हमको ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, एंड वेयर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज़ मोर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द पीवाईक्यूज वेरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी आपको 2 ही चीज़ दे रही है ना, सिलेबस और पीवाईक्यू। राइट राइट आपको तो प्रिपेयर उसी को करना है। ट्रू ट्रू बिल्कुल सही कहा आपने। नाउ कमिंग टू योर पर्सनालिटी टेस्ट, आपने बोला आप अपने जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आपने स्कोर नहीं कर पाए आप, यू यस, स्कोर्ड अराउंड 160 169। 169। तो आप कुछ ऐसा बताना चाहोगे कि यू थिंक दिस वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग द पर्सनालिटी टेस्ट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अभी मैं पीछे देखता हूँ कि क्या हो गया कि मुझे इतने कम मार्क्स मिले। अ, मेबी मेरा इंटरव्यू कुछ ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो गया। मेबी या फैक्चुअल और टेक्निकल हो गया, और कहीं पर मैंने 1-2 जगह ज़्यादा गेस कर दिया। अच्छा, गेस वर्क ज्यादा था। हाँ, 1-2 जगह गेस कर दिया जहाँ मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो मेरे नेगेटिव में प्ले कर गया। इससे पहले भी आपने पर्सनालिटी टेस्ट हाँ, दिया है? बहुत दिया है, मतलब सी बहुत ही मैं इतना हाउ मेनी इंटरव्यूज यू अपीयर्ड इन? सीएपीएफ में मैं सिलेक्टेड हूँ, फॉरेस्ट में मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, अच्छा। सीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया है। मतलब मेरे लिए वो वहाँ का इंटरव्यू का एनवायरनमेंट मेरे लिए ऐसा लगता था घर ही आया हूँ, दोबारा आ गया। घर ही है, दोबारा आ दोबारा आ गए। गया वाला बात था। हम्म। तो लेकिन ये था कि इस साल थोड़ा-सा ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है? होता क्या है कभी-कभी थोड़ा-सा लक भी है कि किस एरिया में डिस्कशन चला गया। सो समवेयर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द साइकोलॉजी ऑफ द बोर्ड, ऐसा कुछ ऐसा हुआ है कि अपने 4-5 इंटरव्यू दे चुके हो, आपको एक्सपीरियंस है, तो कुछ उसके बारे में बताना चाहोगे कि आपको इस पूरे जर्नी में क्या लगा, व्हाट दिस पर्सनालिटी टेस्ट इज एंड व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू? आई हैव अंडरस्टूड कि बेसिकली बाय आस्किंग एनी क्वेश्चन दे ट्राई टू सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इन यू, दैट्स ऑल। जो कुछ भी वो पूछते हैं, मुझे लगता है कि वो यही देखना चाह रहे हैं वेदर यू आर सुटेबल फॉर द सर्विस और नॉट। यही उनका बेसिक है। जैसे मैंने बोला कि 1-2 सवाल मैंने गेस कर दिया है, ठीक है? ये देखा जाए तो मतलब नेगेटिव है एक सेंस में, क्योंकि अगर मैं नहीं जानता तो बोलोगे मैं नहीं आता है। हालाँकि मैंने सोचा भी था कि मुझे नहीं करना है, बट जब मुझे बहुत फैक्चुअल सवाल पूछने आने लगे थे और मैं उतना नो नहीं करना चाह रहा था, ठीक है? तो आई ट्राई टू मतलब रीच रीच टू द आंसर, ठीक है? तो आपको क्या लगता है गेस वर्क गलत है करना? नहीं, मतलब पहली बात तो है कि ट्राई टू अवॉइड इट। करना चाहते हैं तो आप परमिशन लेके करें, वो सब बात भी है, बट अवॉइड करना ही ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली मतलब क्यों ही गेस करना है जब नहीं जानते हैं तो, जब थोड़ा डाउट हो रहा है तो। क्योंकि दैट गोज़ अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ ऑफिसर कि आप जैसे मान लिया आपसे आप एसडीएम हैं, डीएम ने आपसे कुछ सवाल पूछा कि आपके एरिया में कुछ आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तब ये बोलेंगे नहीं पता है। अब और ये थोड़ा बोल थोड़ा पता है तो? आप ये बोलेंगे सर हमको हो सकता है सर। ये बोलेंगे तो खराब लगता है ना। यू कैन से कि सर मैं देख के बताता हूँ सर, आप ये बोलेंगे। ट्रू। और कोई ऐसा इंसिडेंट आपके इतने सारे पर्सनालिटी टेस्ट में जो आपको आज भी याद हो कि ये सवाल किया था और दिस क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, जैसे इम्पैक्ट या कोई मेमोरेबल?
मेरा सवाल तो ये था इस बार कि जैसे मैं बैठा हुआ था, बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे। मैंने कहा कि मुकेश, सी लेफ्ट, सी राइट, सी बैक, सी फ्रंट, हाँ व्हाट डिड यू सी? हाँ तो मैंने बताया कि ये पोस्टर्स लगे हुए थे। हाँ। मैंने बताया कि ये पोस्टर्स हैं, और मेरे डेफ में श्री कृष्ण से रिलेटेड कुछ बात लिखा हुआ है, किससे रिलेट? श्री कृष्ण से रिलेटेड। अच्छा। देन ही टोल्ड मी विच पोस्टर्स आर रिलेटेड टू श्री कृष्ण। ठीक है, तो मैं इसको और बेटर जवाब दे सकता था। पहले तो मैंने बताना स्टार्ट किया कि ये पोस्टर रिलेटेड है, फिर मैंने कहा कि सर, इफ़ एनी वन वॉन्ट टू सी, एक्चुअली Sri Krishna could be related to any picture because his life is so vast that all dimensions come under his life. मैंने ये बोला। फिर लेकिन जब मैं निकला तो मुझे लगा कि यार मैं इसको, मेरा उर्दू पोइट्री भी इंटरेस्ट है। मुझे लगा कि यार मैं अगर अलामा इकबाल का वो शेर बोल देता ना तो मज़ा आ जाता कौन सा शेर? कि वो कौन सी जा है जहाँ जलवाए माशूक नहीं, शौके दीदार गर है तो नज़र पैदा कर। ओके। अगर आप देखना चाहोगे तो श्री कृष्ण कहीं भी दिख जाएंगे। और वो थे कौन से पोस्टर्स? वो मीराबाई के पोस्टर्स थे, कुछ मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी या इस तरह से ऑयल पेंटिंग थी, हाँ हाँ। इस तरह के बहुत सारे पेंटिंग्स थे। यूपीएससी अशोका हॉल से, में हाँ, उनके अशोका की पेंटिंग थे। अच्छा। हाँ, तो वो हर आपको जब आप पहले गए होगे इंटरव्यू के लिए हर तब? हर जगह नहीं दिखता था, इस बार दिखा था। अच्छा, चेंज होते रहते हैं हाँ, मतलब। तो डिफरेंट मतलब चेयरमैन है उनका। हर रूम तो सेम एग्जैक्टली सेम नहीं हुआ ना, कुछ डिफरेंट डिफरेंट हर जगह। हालांकि हर एक रूम में कुछ ना कुछ पेंटिंग्स होते हैं, लेकिन हर एक बोर्ड का अपना अपना डिफरेंट सेटअप तो होता ही है। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, तो दोनों टाइम बोर्ड अलग अलग थे ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब मैंने इतना बार दिया, हर बार डिफरेंट ही थे। अच्छा अच्छा। तो हाँ, ऐसे रिपीट भी होते हैं बोर्ड वैसे फॉर एनी एस्पिरेंट? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे साथ रिपीट नहीं हुए, मेरे साथ हर बार डिफरेंट ही थे। ओके। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। नाउ वी आर कमिंग टू एन एंड। आप एस्पिरेंट्स को अपनी जर्नी के बारे में क्या कहना चाहोगे कि उनकी जर्नी में जो उनको हेल्प करे? व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम इफ यू वांट टू से समथिंग टू देम? मुझे लगता है ना कि मैंने लाइफ से क्या सीखा है कि यू ओनली हैव प्रेजेंट, जहाँ आप मेहनत कर सकते हैं, एंड नथिंग एल्स। क्योंकि सक्सेस में इतना ज़्यादा फैक्टर प्ले करता है ना कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप लक्की हैं, एक दो अटेम्प्ट में निकल जाएंगे तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा काबिल हैं तो भी आप निकल जाएंगे 2 अटेम्प्ट में, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई अटेम्प्ट लग गया, 3-4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके हाथ में कितना कम होता है और कितने ज़्यादा फैक्टर प्ले करते हैं। तो मैं एस्पिरेंट्स या किसी जो भी ये देख रहे हैं उनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि लाइफ में आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, काम पे फ़ोकस कीजिए। क्योंकि आप रिज़ल्ट को अगर देखेंगे तो परेशान हो जाएँगे कि यार हो नहीं रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस। और इस बात को भी मानिए कि लक बहुत फैक्टर प्ले करता है लाइफ में सक्सेस में। तो ये आपके माइंड को कूल रखेगा। पर ये आपके माइंड को ऐसा भी रखेगा ना कि ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है, तो शायद आप फिर उतना एफर्ट करना नहीं, छोड़ तो दोगे। एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये बात भी है कि आपको योग्य तो होना पड़ेगा। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप योग्य नहीं भी होंगे तब भी आपको आप सिविल सर्विसेज निकाल लेंगे। इट वुड नॉट बी लाइक दैट। ठीक है, मे बी आपको इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिल जाए, इससे में अच्छा मार्क्स मिल जाए कम मेहनत करके भी, बट तब भी आपको इतना तो उसको करना पड़ेगा ना कि आपका जीएस में स्कोर है, बिना मेहनत कम आएगा नहीं। ठीक है, तो यही है कि आप मेहनत कीजिए और ट्रस्ट द प्रोसेस। इस बात को मान के चलिए कि थोड़ा डेस्टिनी भी है। अब मतलब इस एग्जाम्पल को मैं कोट कर ही देता हूँ क्योंकि बहुत रिलेवेंट लगता है हर बार मुझे। क्योंकि जब कोई बोलता है ना कि मैंने किया है या मैंने नहीं किया है इस तरह से, तो जब श्री कृष्ण कह रहे थे कि कर्ण को, सॉरी, अर्जुन कह रहे थे कि कर्ण को मैंने मारा है। ठीक है, तो अर्जुन ने कहा कि तुमको प्रोसेस समझो, प्रोसेस कैसा है। परशुराम हैड कस्ट कर्ण, एट द राइट टाइम यू वुड फॉरगेट द learning that I have given you. ब्राह्मण had cursed him कि चक्का फंस जाएगा, टाइम पे निकाल नहीं पाओगे। उनसे कवच कुंडल दान में मांग लिया गया। कर्ण के पास एक अस्त्र था जिससे तुम्हारी जान जा सकती थी, मैंने उसको घटोत्कच पे यूज करवा दिया। एक और अस्त्र था जिससे तुम्हारा सर कट सकता था, मैंने रथ को झुका दिया, जमीन को थोड़ा धसा दिया, जो तुम्हारे मुकुट पे चल के पास हो गया, वहाँ तुम बच गए। उसके बाद भी वो निहत्था था, तुम उसको मार नहीं रहे थे, मैंने कहा मारो,
तब तुम मारे, अगर वो निहत्था नहीं रहता तभी तुम नहीं मार सकते थे उसको। सी ऑल 6-7 थिंग्स, अगर इसमें कुछ भी एक चीज़ मिसिंग हो जाता तुम कर्ण को मार नहीं सकते थे। तो जो तुम कह रहे हो कि मैंने कर्ण को मारा है, मैंने कर्ण को मारा है, इस होल प्रोसेस में तुम्हारा कितना छोटा कंट्रीब्यूशन है इसे। तो इट इज द नियति और द तो डेस्टिनी। मतलब मैं इससे किसी को नियतिवाद पे फोकस भी नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि नियति नियति वाला ही तुम बन जाओ। आई एम जस्ट सेइंग कि डू नॉट गेट सो कि मैंने किया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड कि तुम्हारे हाथ में मेहनत करना है और वो ज़रूर करो, या वो ज़रूर कीजिए, आप मेहनत ज़रूर कीजिए, बट अल्टीमेटली रिमेंबर व्हाट श्री कृष्ण सेड इन 2nd chapter 47 श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते। You only have right in your action, not on the fruits of the action. Very well said, very well said. So at the end, I just want you to tell or you to say about your experience here at Level Up IS and with Karandeep sir. How are you feeling? I already told you in between the process that this time I owe a great to Karandeep sir for the success, because without optional marks I would not have qualified this year also. I qualified just because my anthro marks is 299. And in this marks, Karandeep sir's guidance was great. He had helped me through writing previous year question, through test series, through press course. So I'm very grateful to him. And we are very happy and very proud of you. Congratulations on behalf of the whole team of Level Up IS for achieving this rank. And now you're going to be an IPS officer. How does it feel and what you're thinking कि अब मैं क्या करने वाला हूँ? Now going to relax? मतलब ऑब्वियसली लिस्ट में आने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है कि अल्टीमेटली चीज़ें मतलब ठीक हो गई हैं। जो मैं इतना साल से मेहनत कर रहा था, आई वुड गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क। अब मुझे ये लगता है कि मुझे जहाँ भी काम करने का मौका मिलेगा, आई विल ट्राई टू बी द एफिशिएंट ऑफिसर। मेरे माइंड में अब यही चल रहा है। और जो प्रेशर्स की बात कर रहे थे हम कॉन्वर्जेशन के दौरान, तो आपके ऊपर क्या क्या प्रेशर था? कि शादी का कोई प्रेशर था, घर वाले नहीं। बोल रहे थे? नहीं। फाइनेंशियल प्रेशर था? नहीं था, बहुत कम था, नहीं था। तो क्या मतलब एक एस्पिरेंट के ऊपर आपके टाइम पे जिसके जो इतने सारे साल इन्वेस्ट कर देता है इस प्रिपरेशन में, तो तब क्या क्या प्रेशर्स होते हैं और वो कैसे उससे निकले? मेरे लिए था कि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मुझे लगता अगर मैं जिस कॉलेज से हूँ, थोड़ा सा अगर मैं वहीं आगे बढ़ जाता, IIM वगैरह चला जाता, कुछ बिजनेस करता, क्योंकि मेरे कुछ कुछ दोस्त कंपनी भी बना लिए हैं, कुछ दोस्त मतलब अच्छे से कंपनी में CTO CEO वगैरह भी हैं। अच्छा। तो लगता था कि यार मतलब मैं तो ये अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसका। तो ये लगता था, और प्रेशर ये था कि एज ज़्यादा हो रहा है, तो अब मैं नया चीज़ तो कैसे ट्राई करूँगा, ठीक है? आई हैव टू मतलब सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। अदर थिंग कि हमेशा लगता था कि यार मैं हार नहीं सकता, ठीक है? कि मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, अगर मैं जीतता हूँ, इट वुड गिव होप फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं हार नहीं सकता, मेरे अंदर ये था कि मैं हार नहीं सकता। और आप नहीं हारे। तो अल्टीमेटली वो ये जिद कि मैं हार नहीं मानूंगा। फिर लेकिन ये भी आ गया था इस प्रिपरेशन में, लास्ट में मेरे माइंड में ये भी आ गया था, ठीक है भाई, होना हो नहीं होना कोई बात नहीं। हाँ। मेरे अंदर डिसिप्लिन आ गया है, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड आ गया है, कहीं और जाऊंगा अच्छा कर लूंगा। एब्सोल्युटली राइट। ये तो है कि दिस प्रिपरेशन मेक्स यू कॉम्पिटेंट इनफ कि आप कहीं पे भी जाओगे, you'll do good. I agree. So thank you so much for Thank this you. conversation. Thank you so much for giving us your precious time, because at present, of course, आपको हर जगह से you are No, it's my pleasure. but seriously, you are people would be coming to you, they want to talk to you, they want some advice of or some guidance for their kids. ऐसा भी हो रहा होगा, right? नहीं ठीक है, ऐसा होता है, बट इस प्रिविलेज की आपको ये मौका मिल रहा है, हर एक को मौका नहीं मिलता ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। So thank you so much, Mukesh. थैंक यू, It was great having you here. थैंक यू सो मच, थैंक यू।